Good evening, everyone. Welcome to लक्ष्य क्लासेस. गाइज, हमने जो कल तक डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, बातें हमारी श्वसन तंत्र की चल रही थी, जिसके अंदर हमने दो भाग देखे थे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नोज की बात करी थी, नेजल साइनस की बात करी थी, नेजल कैविटी की बात करी थी और फेरिंग्स की बात करी थी. लैरिंग्स हमने स्टार्ट कर दिया था. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट लैरिंग्स. लैरिंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे की तरफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ चलेंगे. तो लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स को क्या कहते हैं बच्चों? तो लैरिंग्स इज नॉन एज, दिस लैरिंग्स इज नॉन एज वॉइस बॉक्स. इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स. और मैंने आपको बताया था लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं. लैरिंग्स जो है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बनता है, 9 कार्टिलेज. अब वो 9 कार्टिलेज बच्चों कौन कौन सी हैं? लैरिंग्स इज फॉर्म्ड बाय 9 कार्टिलेज. लैरिंग्स जो है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बनता है. वो 9 कार्टिलेज कौन कौन सी हैं? तो समझिएगा, 9 कार्टिलेज में पेयर्ड कार्टिलेज एंड अनपेयर्ड कार्टिलेज. पेयर्ड एंड अनपेयर्ड कार्टिलेज. पेयर्ड कार्टिलेज की बात करें तो कल आपको बता दिया था, पेयर्ड कार्टिलेज 3 पेयर होते हैं और अनपेयर्ड 3. अनपेयर्ड में थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लोटिस. ये 3 आपकी अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं. पेयर्ड कार्टिलेज की बात करें अगर हम, तो पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सी हैं समझिएगा. पेयर्ड कार्टिलेज की बात करूं तो यहां पर आपको याद रखनी है, एक तो है क्रिकॉइड, सॉरी पेयर्ड एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म. एरिटिनॉइड, corniculate and cuneiform. These are the 3 culate and cuneiform. ये 3 आपको याद रखनी है. अब समझिएगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे. कल जो मैंने बेसिक बात करी थी, कल बेसिक बात में मैंने आपको समझाया था. क्या बेसिक समझाया था? तो एक हमने डिस्कस किया था क्या कि कार्टिलेज 9 कार्टिलेज मिलके बनाती है. 9 कार्टिलेज में कल मैंने पेयर्ड और अनपेयर्ड की बातें कर ली थी. साथ ही साथ समझिएगा, लोकेशंस की जब बात करी थी मैंने, तो लोकेशन में हमने पढ़ा था लैरिंगोफेरिंग्स, और लैरिंगोफेरिंग्स के आगे लैरिंग्स होता है. दिस इज योर लैरिंग्स. लैरिंग्स, ये लैरिंगोफेरिंग्स है. लैरिंग्स के नीचे क्या होता है? दिस इज योर ट्रेकिया. लैरिंग्स के नीचे होता है ट्रेकिया. लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे क्या होता है? ईसोफेगस. और लैरिंग्स के ऊपर की तरफ बात करें तो हॉर्सशू शेप्ड और हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन. तो लैरिंग्स के पीछे लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स के आगे दिस इज योर नेक मसल्स, नेक मसल. लैरिंग्स के नीचे, नीचे आपका ट्रेकिया होता है. तो सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 4 बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. तो सुपीरियर की बात करें मतलब लैरिंग्स के ऊपर, ये आपको दिख रहा है मेल के अंदर मोर प्रोमिनेंट. तो यहाँ ऊपर की तरफ आपका हायोइड बोन होता है, नीचे की तरफ ट्रेकिया होता है. तो सुपीरियरली हायोइड बोन, इंफीरियरली ट्रेकिया. आगे आपकी नेक है और पीछे की तरफ लैरिंगोफेरिंग्स है. तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी. समझिएगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो मैंने 9 कार्टिलेज, पेयर्ड, अनपेयर्ड. अब यहां समझिएगा, सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेज एक सिंगल कार्टिलेज है. थायराइड कार्टिलेज एक सिंगल कार्टिलेज है बच्चों. और यहां से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है. क्या बनता है? रेलवे के अंदर पूछा गया था, एडम्स एप्पल, मेल में भारी आवाज का होना किसका लक्षण है? तो वो एडम्स एप्पल की वजह से. याद रखिएगा, थायराइड कार्टिलेज एंटीरियरली फ्यूज होती है, आगे की तरफ से फ्यूज होके वी शेप बनाती है. और आगे की तरफ 2 थायराइड नॉच हैं, ये नॉच एंटीरियरली फ्यूज्ड, और एंटीरियरली फ्यूज होके क्या बनाती है? एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करती है.
तो बच्चों यहां पर आप याद रखेंगे थायराइड कार्टिलेज किसका फॉर्मेशन करती है, एडम सेल। सिंगल कार्टिलेज है, ये आपकी सिंगल कार्टिलेज है, नॉच दो होते हैं। एंटीरियर सरफेस का फॉर्मेशन करती है दो नॉच, टू थायराइड नॉच, दो थायराइड नॉच मिलके और एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड एडम्स एप्पल, अगर एडम्स एप्पल की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा एडम्स एप्पल के अंदर आपको क्या याद रखना है, तो एक सिंपल सी बात जो आपको एडम्स एप्पल के अंदर याद रखनी है वो क्या है, चलिए एडम्स एप्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट इज डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज का बारी होना, मोर प्रोमिनेंट योर एडम्स एप्पल। मेल के अंदर जो एडम्स एप्पल है वो मोर प्रोमिनेंट होता है और फीमेल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, थायराइड नॉच मिलके एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करती है। अगली जो बात शेप, तो शेप क्या है, शेप की बात करें तो शेप जो है दैट इज योर वी शेप्ड कार्टिलेज, ये वी शेप की कार्टिलेज, सिंगल कार्टिलेज है, वी शेप्ड कार्टिलेज है। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, दैट इज योर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो कार्टिलेज है वो आपकी हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। तो फॉर्म्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज, ये आपकी हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी है, इट इज फॉर्म्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, किससे मिलकर बनी हुई है, तो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। तो यहां पर आपने देखा पहली जो कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज एंटीरियरली फ्यूज होती है, आगे से जुड़ी हुई होती है, और ये जो है एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करती है, आगे से जुड़ के एडम्स एप्पल बनाती है। और तीसरी बात वी शेप्ड होती है और हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो एंटीरियर सरफेस जो बनाने का काम करती है थायराइड का, वो आपकी थायराइड कार्टिलेज ही है, समझिएगा। अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये आपकी जो आगे से ये जुड़ी हुई है, आगे से जुड़ के ये आपको दिख रहा है कि ये वी शेप्ड कार्टिलेज है, ये दोनों नोच है और ये वी शेप्ड कार्टिलेज है, दिस इज योर वी शेप्ड कार्टिलेज। तो वी शेप्ड कार्टिलेज है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगली बात को समझिएगा। नेक्स्ट, थायराइड के बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो आपका पोस्टीरियर सरफेस, पीछे की लेयर बनाने का काम करता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करें तो क्रिकॉइड कार्टिलेज आपकी जो है दैट इज लाइक अ, ये इस तरीके की वी शेप्ड कार्टिलेज है, सॉरी सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज। तो ये पूछा भी जाता है सिग्नेट रिंग का मतलब होता है नंग वाली वीटी समझते होगे, वीटी का मतलब होता है अंगूठी। तो जो नंग वाली अंगूठी होती है उसको अपन बोलते हैं सिग्नेट रिंग, नंग वाली अंगूठी। तो नंग वाली अंगूठी जैसी ये कार्टिलेज होती है। तो ये सिग्नेट रिंग नंग, ये आपको नंग पोस्टीरियर मार्जिन बनाने का काम करती है, पोस्टीरियर मार्जिन। सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज है, पोस्टीरियर मार्जिन बनाने का काम करती है। और ये भी आपकी किससे मिलकर बनी होती है, फॉर्म्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। ये भी आपकी हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, राइट। तो यहां समझिएगा दैट ये आपकी जो दूसरी लेयर है ये आपकी क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये देख रहे हो आप, ये दिस वन इज योर क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये आपकी क्रिकॉइड कार्टिलेज है। ये एंटीरियर व्यू है, ये पूरी पोस्टीरियर व्यू जो है ये पोस्टीरियर सरफेस बनाने का काम यही कर रही है, इज दैट। तो पोस्टीरियर और लेटरल मार्जिन जो है वो आपकी कौन कर रही है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज कर रही है। तो दूसरा जो भाग है दैट इज योर दिस वन, ये आपकी क्रिकॉइड कार्टिलेज है और सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज है। और इसी कार्टिलेज से आपके आगे ट्रैकियलिस मसल्स के द्वारा अटैच होता है, जिसको आगे चलकर ट्रैकियलिस मसल की जब बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तीसरी कार्टिलेज दैट इज योर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की बात करें बच्चों
तो एपिग्लोटिस में समझिएगा ये आपकी वी शेप्ड कार्टिलेज है, और वी शेप्ड कार्टिलेज में आपको जो बात ध्यान रखनी है, वी शेप्ड कार्टिलेज इस तरीके से और उसके ऊपर एपिग्लोटिस इस तरीके से लगी होती है। एपिग्लोटिस लगी होती है तो एपिग्लोटिस जो आपकी एपिग्लोटिस पत्ते जैसी होती है, ये लीफ शेप्ड कार्टिलेज होती है। एपिग्लोटिस जो है वो ढक्कन की तरह काम करती है, ट्रेकिया को कवर करने का काम करती है ताकि फूड को ट्रेकिया में जाने से रोके। तो ये एक तरीके का ढक्कन है, किसके लिए? ये एपिग्लोटिस जो है वो एक तरीके का ढक्कन है, और वो किसके लिए है? तो वो प्रिवेंट एंटरिंग फूड इनटू द ट्रेकिया। तो अगली बात को समझिएगा, एपिग्लोटिस इज योर लीफ शेप्ड कार्टिलेज। लीफ शेप्ड कार्टिलेज, ये आपकी लीफ शेप्ड कार्टिलेज है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लीफ शेप्ड कार्टिलेज, सिग्नेटिक शेप्ड क्रिकॉइड इज दैट वी शेप्ड थायराइड। और ये दोनों जो पहले वाली थी वो हाइलैंड कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई थी, जबकि ये वाली जो है लीफ शेप्ड कार्टिलेज, और ये एंटीरियरली फ्यूज्ड विद, आगे से जुड़ी होती है, किससे? फ्यूज्ड विद थायराइड। ये थायराइड से जुड़ी होती है और किसकी तरह काम करती है? तो यह ढक्कन की तरह काम करती है, ढक्कन की तरह काम करती है। किस पर काम करती है? ढक्कन की तरह, ढक्कन की तरह ट्रेकिया पर, ट्रेकिया पर, ट्रेकिया पर ढक्कन की तरह काम करती है। खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकती है। क्या करती है? खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकती है। प्रिवेंट एंटरिंग फूड इनटू द ट्रेकिया, तो खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, एपिग्लोटिस जो है वो आपका क्या करता है? खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म्ड बाय इलास्टिक कार्टिलेज, किससे मिलके बनी होती है? तो ये इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है वो है इलास्टिक कार्टिलेज किस कार्टिलेज से मिलके बनी है? तो ये आपकी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी है सर। तो सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीफ शेप्ड कार्टिलेज है, एंटीरियरली फ्यूज्ड विद थायराइड ग्लैंड, ये आगे से थायराइड ग्लैंड से, थायराइड जो आपकी कार्टिलेज है उससे जुड़ी होती है, और ढक्कन की तरह किस पर काम करती है? ट्रेकिया पर यह ढक्कन की तरफ काम करती है। और अंतिम बात, इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है। तो 3 कार्टिलेज की बात करी। यहां समझ लीजिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये पत्ते जैसी आपको कार्टिलेज नजर आ रही है। आप पीछे से देख रहे हो, पोस्टीरियर व्यू में ये, जब आप पीछे से देख रहे हो तो आपको ये जो कार्टिलेज है वो पत्ते जैसी नजर आ रही है। दैट इज, ये जो पत्ते जैसी नजर आ रही है ये कार्टिलेज आपकी कौन सी है? दिस इज योर एपिग्लोटिस। ये कार्टिलेज आपकी एपिग्लोटिस है, राइट। और ये फूड को अंदर जाने से रोकती है। ये देख रहे हो कि ये एंटीरियरली फ्यूज है, देख रहे हो ना, ये एंटीरियरली फ्यूज है ये, और ये इस पर, ये ट्रेकिया पर ढक्कन की तरह, ये ढक्कन है, ये ढक्कन की तरह ट्रेकिया है, और ये ट्रेकिया पर ढक्कन की तरह काम करती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, अगली जो बात करेंगे दैट इज अबाउट एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन। अभी तक जो बातें करी, अनपेयर्ड की बात करी, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, इससे पहले जो देखा हमने, ये भी आपकी क्या थी? सिंगल थी, सिंगल। इसके पहले वाले भी, ये भी सिंगल थी, और थायराइड भी सिंगल थी, थायराइड भी सिंगल थी। तो ये अभी तक जो 3 कार्टिलेज देखी, दिस 3 आर, ये तीनों की तीनों बच्चों कैसी थी? ऑल दिस 3 आर अनपेयर्ड कार्टिलेज। नाउ वी आर गोइंग टू आर द पेयर्ड कार्टिलेज। अब जो बात करने जा रहे हैं हम, वो किसकी बात करने जा रहे हैं? दैट इज अबाउट पेयर्ड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड जो है वो आपकी पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब संख्या में 2 है। ये भी आपकी किससे? तो यहां समझिएगा, ये जो है वो आपकी पिरामिड शेप होती है, पिरामिड शेप होती है, पिरामिड जैसी होती है, पिरामिड शेप, पिरामिड की शेप जैसी होती है। और पिरामिड शेप
याद रखिएगा पिरामिड शेप होती है, पिरामिड के आकार की होती है, और हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, आवाज निकालने में मदद करती है। वॉइस प्रोडक्शन, हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, आवाज को निकालने में मदद करती है, आवाज निकालने में मदद करती है। ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, तो वोकल कोड जो है, दैट वोकल कोड इज फॉर्म्ड बाय वोकल कोड, वोकल कोड जो है वो आपकी इसी से मिलके बनी होती है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो पिरामिड शेप, हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, वोकल कोड, ट्रू वोकल कोड एंड फॉल्स वोकल कोड, ये भी आपकी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। किससे बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय इलास्टिक कार्टिलेज, ये भी आपकी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी होती है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें करी, दैट इज रिगार्डिंग एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ये जो बातें करी हमने वो किसके करी? दैट इज अबाउट लैरिंग्स की जो कार्टिलेज है। दो कार्टिलेज और जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नाम सिर्फ याद रख लो, कॉर्निक्यूलेट एंड दूसरी है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। तो ये आपकी एरिटिनॉइड इस तरीके से पिरामिड जैसी होती है, देखिएगा ये यहां पे समझ रहे हो, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दो पिरामिड, यहां से देखिएगा ढंग से, ये आपको दो पिरामिड नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये दो पिरामिड नजर आ रहे हैं, दैट इज योर एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ये आपकी एरिटिनॉइड कार्टिलेज है। इसके ऊपर छोटी छोटी और नजर आएगी, ये दिस इज योर कॉर्निक। इसके पिरामिड के एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर ही ये तो लेटरल व्यू है, दोनों पर इस तरीके से ये लगी हुई है, ये आपकी कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड उसके ऊपर फिर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होती है। तो यू शुड हैव क्लियर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम है वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? तो दैट इज योर वोकल कोड। ये जो वोकल कोड है, आवाज तंतु, ये जो वोकल कोड है, आवाज तंतु वॉइस प्रोडक्शन कराते हैं। ये जो आवाज के तंतु है, ये वॉइस प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो वोकल कोड है, वोकल कोड दो प्रकार की होती है, एक ट्रू वोकल कोड, सत्य वोकल कोड, एक झूठी वोकल कोड, ट्रू वोकल कोड एंड फॉल्स वोकल कोड। दो प्रकार याद रखना, वन इज योर ट्रू वोकल कोड, अनदर वन इज योर फॉल्स वोकल कोड। ट्रू एंड फॉल्स वोकल कोड की बात करें, अब यहां समझिएगा, ये आपको वोकल कोड नजर आ रही है, जहां पर ये नीचे वाला भाग है, ये जो आपको नीचे वाला भाग नजर आ रहा है, ये आपकी ट्रू वोकल कोड है, और उसके ऊपर का स्पेस है उसको अपन बोलते हैं फॉल्स वोकल कोड। अब फॉल्स वोकल कोड का काम क्या है, और ये जो ट्रू वोकल कोड है इसका काम क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, यहां जो आपकी फॉल्स वोकल कोड है, इसके बीच जो स्पेस है इसको बोलते हैं रीमा वेस्टिबुलाई, वेस्टिब्यूल, रीमा वेस्टिबुलाई। एंड स्पेस बिटवीन ट्रू वोकल कोड, ये जो ट्रू वोकल कोड के बीच स्पेस है, दैट इज कॉल्ड रीमा ग्लोटाइडिस, रीमा ग्लोटाइडिस। तो वन इज योर रीमा वेस्टिबुलाई, अनदर वन इज योर रीमा ग्लोटाइडिस। तो रीमा वेस्टिबुलाई, रीमा ग्लोटाइडिस। अब यहां समझिएगा, ये तो हो गया रीमा वेस्टिबुलाई, ये हो गया रीमा ग्लोटाइडिस। इस फॉल्स वोकल कोड का काम क्या है? तो फॉल्स वोकल कोड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाता है जब हम किसी हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब भारी वजन तोड़ते पूरा जोर लगाते हो आप, और जो पूरा जोर लगाते हो एब्डोमेन पर, तो वो किसकी वजह से? दैट इज जो आपकी फॉल्स वोकल कोड है वो क्लोज हो जाती है। तो जब फॉल्स वोकल कोड पास आती है तब हम क्या कर सकते हैं? हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं। तो हेल्प इन लिफ्टिंग हैवी वेट। फॉल्स वोकल कोड का काम क्या है? भारी वजन को उठाने में मदद करता है, भारी वजन उठाने में मदद करता है।
में मदद करता है। ठीक है, तो ये भारी वजन को उठाने में मदद करता है। तो समझ गए, ये आपकी वोकल कॉर्ड है। दो वोकल कॉर्ड होती हैं, एक ट्रू वोकल कॉर्ड है और एक आपकी फॉल्स वोकल कॉर्ड है। तो ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब फॉल्स का तो भारी वजन उठाने में, ट्रू वोकल कॉर्ड ये आपकी आवाज निकालने में मदद करता है। जब वोकल कॉर्ड के फाइबर्स एडक्टेड होते हैं, एडक्टेड मतलब जुड़ना, जब एडक्टेड होते हैं वोकल फाइबर्स, एडक्टेड होंगे तब क्या होगा, वॉइस प्रोड्यूस होती है। और जब एबडक्टेड होंगे तब हवा अंदर जाती है। तो वोकल कॉर्ड जब एबडक्शन होता है तो एयर इनहेल होती है और वॉइस प्रोडक्शन के वक्त दोनों ही आपस में जुड़ जाते हैं, एडक्शन होता है। तो वोकल फाइबर्स के अंदर एडक्शन हो तो वॉइस प्रोडक्शन, एबडक्शन हो तो इनहेलेशन। तो एयर जब इनहेल होती है तब एबडक्शन, एयर जब वॉइस प्रोड्यूस करते हैं हम तब एडक्शन। तो दो बातें, एड मतलब जुड़ना, एबडक्शन मतलब दूर होना। इज दैट? चलिए समझिएगा, आप समझ रहे हैं। ये वोकल कॉर्ड ओपन्स, ये जो है आप देख रहे हो वोकल कॉर्ड ओपन है, ये देखिए दिस वन एंड दिस वन, ये वोकल कॉर्ड ओपन हो गई। और ये कब, जब एयर अंदर जाएगी। जब वोकल कॉर्ड ओपन होगी तो एयर जो है वो कहां जाएगी, दैट एंटर्स इनटू द ट्रेकिया। और जब वॉइस प्रोडक्शन करेंगे तब आपका क्या होगा, ये वॉइस प्रोडक्शन, क्लोज्ड वोकल कॉर्ड, जब वॉइस प्रोडक्शन होगा ये पास पास, क्लोज्ड मतलब एडक्शन, एडक्शन मतलब जुड़ना, एडक्शन ऑफ वोकल फाइबर्स, एडक्शन ऑफ वोकल फाइबर्स, वोकल फाइबर का एडक्शन होना, आपस में जुड़ना। वोकल फाइबर्स जब आपस में जुड़ते हैं तब क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन, तब वॉइस का प्रोडक्शन होता है। और जब वोकल कॉर्ड, वोकल फाइबर्स दूर दूर जाते हैं, ओपन वोकल कॉर्ड, दैट मींस एबडक्शन और वोकल फाइबर, एबडक्शन मतलब दूर होना, एबडक्शन ऑफ वोकल फाइबर्स, एबडक्शन, एबडक्शन ऑफ वोकल फाइबर, वोकल फाइबर का एबडक्शन होगा, एबडक्शन ऑफ वोकल फाइबर। वोकल फाइबर का जब एबडक्शन होता है, जब वोकल फाइबर दूर जाते हैं तब एयर एंटर्स इनटू ट्रेकिया, एयर जो है एंटर्स इनटू ट्रेकिया, हवा जो है वो ट्रेकिया में जाती है, हवा ट्रेकिया में जाती है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये जो बात करी हमने, दैट इज अबाउट व्हाट, ये जो बात करी हमने, ये बात करी लैरिंग्स की बच्चों। तो लैरिंग्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, लैरिंग्स के नीचे जस्ट होता है आपका ट्रेकिया। तो ट्रेकिया पे चलते हैं, अगली बात समझिएगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसे कि हम क्या कहते हैं, हवा नली, हवा नली या हवा नलिका, हवा नलिका जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। और यह आपका भाग है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निचला श्वसन तंत्र, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र में पहला भाग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, और ट्रेकिया को विंड पाइप या हवा नलिका भी कहते हैं। इज दैट? ट्रेकिया हवा को लंग्स तक छोड़ने का काम करती है। यह एक पाइप है जो एयर को कहां ले जाती है, लंग्स के अंदर ले जाती है। तो लंग्स तक एयर को ले जाने वाला जो भाग है वो कौन है, दैट इज योर ट्रेकिया, वो है आपका ट्रेकिया, जिसे हवा द्वार या हवा नलिका भी कहते हैं। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 10 से 11 या 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, 10 to 11 और 10 to 12 सेंटीमीटर। लोकेशंस की बात करें तो अभी जो हमने देखा था C6, तो C5 C6 से स्टार्ट होता है एंड T1 T2 T3 T4 एंड T5। T5 लेवल पर ट्रेकिया बाइफरकेट
ट्रेकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ T5 एंड दिस इज कॉल्ड करीना। जहां ट्रेकिया बाइफरकेट होता है उस भाग को हम कहते हैं करीना। तो करीना का मतलब है ट्रेकिया बाइफरकेट, जहां ट्रेकिया दो भागों में टूटती है। ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होती है, दो भागों में टूटती है या बंटती है। तो जहां ट्रेकिया दो भागों में बंटती है उसको हम कहते हैं करीना। डिस्टॉर्शन ऑफ करीना, ये इस भाग का वाइडनिंग एंड डिस्टॉर्शन। अगर ये भाग जो है वो वाइड हो जाए, चौड़ा हो जाए, डिस्टॉर्टेड हो जाए, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कार्सिनोमा ऑफ लंग्स है। तो इस भाग के अंदर वाइडनिंग ऑफ करीना, वाइडनिंग एंड डिस्टॉर्शन एट T5 लेवल, वाइडनिंग एंड डिस्टॉर्शन एट T5 लेवल। वाइडनिंग और डिस्टॉर्शन होता है T5 लेवल पे, तो यह इंडिकेट करता है कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, लंग्स का कार्सिनोमा होता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको आप गलत नहीं करेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो यहां पर जो बेसिक बात करी मैंने, ट्रेकिया में अगर हम बात करें तो ट्रेकिया में म्यूकोजा होती है, सब म्यूकोजा होती है, कार्टिलेजिनस लेयर होती है और एडवेंशिया होती है। अगर एनाटॉमी की बात करें इसकी, तो यहां पर 4 लेयर्स होती हैं। एक होती है म्यूकोजा, दूसरी होती है सब म्यूकोजा, तीसरा होती है हाइलाइन कार्टिलेज लेयर और चौथी होती है एडवेंशिया। तो यहां पर जो आपको याद रखना है, दिस ट्रेकिया कंसिस्ट 16 to 20, 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो यहां देखिएगा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया के अंदर 4 लेयर होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा, सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा। और इस म्यूकोजा के अंदर आपको पता है कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कई बार मैं बता भी चुका हूं। टिश्यू का नाम है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इज दैट? पहली बात याद रखिएगा, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, दैट इज व्हाट, लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा की जो लाइनिंग है वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की बनी होती है। अब म्यूकोजा के बाद दूसरी लेयर है दैट इज सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती है। और तीसरी लेयर है दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज, और हाइलाइन कार्टिलेज ये ट्रेकियल रिंग 16 से 20 ट्रेकियल रिंग होती है। ट्रेकिया के अंदर कितनी? 16 से 20 ट्रेकियल रिंग्स होती हैं। ट्रेकियल रिंग कितनी होती है पूछा गया है, 16 से 20 ट्रेकियल रिंग होती है, सी शेप्ड होती है। अब कहीं सी भी दे रखा है, कहीं अगर आप गूगल पे जाते हो यू भी दे रखा है। अगर ऐसे देखा तो सी बोल दिया, ऐसे देखा तो यू बोल दिया। इज दैट? तो जिसने ऐसे कहा वो यू शेप्ड बता रहा है, ऐसे देखा वो सी शेप्ड बता रहा है। तो कंफ्यूज ना हो, सी शेप्ड या यू शेप्ड बात एक ही है, सी शेप कहो या यू शेप कहो, बट वो बस देखने का फर्क है। बट आपको याद रखना जो मोस्ट कॉमनली सी शेप्ड पूछा जाता है, सी शेप्ड आरपीएससी के अंदर पूछा गया है, हाउ मेनी सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर कितनी सी शेप्ड कार्टिलेज होती है। तो ट्रेकिया कंसिस्ट 16 to 20, 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेज। एक एग्जाम में और पूछा गया कॉम्पिटेटिव के अंदर, सी शेप्ड जो कार्टिलेज हैं वो किस कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है? सी शेप्ड कार्टिलेज ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो आपकी हाइलाइन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। तो बातें बच्चों सिंपल सी हैं, जो कंपटीशन में आती है, कंपटीशन में कहीं सवाल बाहर से नहीं आता है, इन्हीं चीजों से आता है। बस तो आपको थोड़ा सा जो बेसिक है वो याद रखना है, तो लगभग आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए समझिएगा, दिस सी शेप्ड कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय
व्हाट हाइलाइन कार्टिलेज। और अगली इंपॉर्टेंट बात, अंतिम लेयर एडवेंशिया जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेकिया, ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया C6 लेवल से लगाकर, कहीं C5 भी दे रखा, C5 C6 से लगाकर T5 लेवल तक होती है। T5 पर ये बाइफर्केट होता है, इस भाग को हम कैरिना कहते हैं, करीना कह दो, कैरिना कह दो। डिस्टॉर्शन एंड वाइडनिंग ऑफ करीना इंडिकेट्स कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, लंग्स के कार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। तो यहां पर जो बेसिक बातें हमने करी वो आपको सारी बता दी, लेंथ बता दी, लोकेशन बता दी, करीना बता दिया, विंड पाइप बता दिया। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, दैट इज एन ओपनिंग मेड इन ट्रेकिया इज नॉन एज ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग की जाती है उसको हम कहते हैं ट्रेकियोस्टोमी। एन ओपनिंग मेड इन ट्रेकिया, एन ओपनिंग मेड इन ट्रेकिया, ओपनिंग मेड इन ट्रेकिया, मेड इन ट्रेकिया is known as tracheostomy. An opening made in trachea is known as tracheostomy. Tracheostomy कहते हैं। tracheostomy जनरली जो कॉमन साइट है ट्रेकियल रिंग 2 एंड ट्रेकियल रिंग 3 बिटवीन, कहां पर मोस्ट कॉमन साइट जो है वो कौन सी है, T2 T3, T2 एंड T3, T2 T3 के बीच, ट्रेकियल रिंग 2 एंड ट्रेकियल रिंग 3 के बीच में होती है। मोस्ट कॉमन साइड ट्रेकियल रिंग 2 एंड ट्रेकियल रिंग 3। तो यू शुड हैव क्लियर, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एंड नाउ रिगार्डिंग दैट, चलिए तो ये बात करी हमने ट्रेकिया की, ट्रेकिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अब समझिएगा ब्रोंकियल ट्री या ट्रेकियल ट्री। जो आपका ट्रेकिया है वो बाइफर्केट हुआ, ट्रेकिया बाइफर्केट होके क्या बनाया, ये ट्रेकिया बाइफर्केट हुआ, ट्रेकिया बाइफर्केट होके प्राइमरी ब्रोंकाई बनाया, प्राइमरी ब्रोंकस कह दो, प्राइमरी ब्रोंकाई कह दो, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर लार्जर ब्रोंक्यूल, स्मॉलर ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद फिर एल्वेलर डक्ट एंड देन योर एल्वेलाई। ये टोटल 25 ब्रांचेस, जब इन्वर्टेड ट्री बनता है, इन्वर्टेड ट्री, तो 25 ब्रांचेस जब टूटती है तब जाकर, 25 ब्रांचेस जब टूटती है तब जाकर क्या बनता है, तब जाकर कहीं एल्वेलाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक बात आप याद रखेंगे, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे बच्चों। चलिए तो ट्रेकियल रिंग को हम समझ लेते हैं। ट्रेकियल रिंग की बात करें तो ये आपका ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया बाइफर्केट हुआ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, जिसको प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। तो आप देखेंगे राइट ब्रोंकस छोटा होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ की बात करें, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट लेफ्ट साइड क्या होता है, your acute heart present in left side, that's why length of left bronchi is larger than what, right bronchi, but diameter of right bronchi is larger than left bronchi। diameter चौड़ाई की बात करें तो इसकी राइट की चौड़ाई ज्यादा, लंबाई कम, चौड़ाई ज्यादा, इसलिए जो राइट लंग है उसके अंदर इंफेक्शन जल्दी होता है। जबकि उल्टा, इसकी लंबाई ज्यादा, लेफ्ट की लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम, चौड़ाई कम, लेंथ हायर लेस वाइडर। तो ये याद रखिएगा, ये जो भाग है वो संकरा होता है और लंबा होता है, सकरा तथा लंबा, चौड़ा तथा लंबा, ठीक है। तो चौड़ा लंबा, सकरा, सॉरी चौड़ा और छोटा, राइट वाला चौड़ा होता है और छोटा होता है, और ये वाला सकरा होता है और लंबा होता है। तो ये समझ गए होंगे। इसलिए ये जो भाग है, हम भी हाईवे पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो बैक्टीरिया भी हाईवे पर जाना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए
लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में राइट लंग के अंदर इंफेक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, क्यों जल्दी होता है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ये रास्ता भी छोटा है और हाईवे है, तो बैक्टीरिया को भी छोटा रास्ता प्लस हाईवे मिल रहा है, तो बैक्टीरिया यहां पर ट्रैवल राइट साइड जल्दी करेगा, जबकि लेफ्ट साइड में ट्रैवल धीरे करेगा, क्योंकि एक तो संकरा रास्ता है, ऊपर से लंबा है। तो ट्रेकिया किस में डिवाइड होता है? यहां पे लिख रहा हूं मैं, ट्रेकिया जो है वो आपका प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो आपका सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है इसको लोबर ब्रोंकाई भी कहते हैं, लोबर, लोबर ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई। उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई जिसको सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई जिसको आप सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हो, सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसके बाद आपका लार्जर ब्रोंक्यूल, लार्जर ब्रोंक्यूल, स्मॉलर ब्रोंक्यूल, स्मॉलर ब्रोंक्यूल, और फिर जाके आता है आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर आपका टूटता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिर आपका एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर डक्ट, और एल्वेलर डक्ट फाइनली एल्वेलाई। तो ये पूरा आपकी, ये शॉर्ट में लिखी गई है, कुल मिला के ऐसी 25 ब्रांचेस, जब टूटते टूटते 25वीं ब्रांच जो है वो एल्वेलाई है। हमने कुछ सेलेक्टेड लिखी है, तो यहां से याद रखिएगा, ये ट्रेकिया फिर आपकी बाइफर्केट होता गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, लार्जर ब्रोंक्यूल, स्मॉलर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेलाई। दिस इज द हायरार्की ऑफ योर ब्रोंकियल ट्री या ट्रेकियल ट्री। ये बात भी बच्चों आराम से समझ में आ गई होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको भी गलत नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। टिश्यू की बात करें तो बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ट्रेकिया टू टर्शियरी ब्रोंकाई तक अ सिंगल टिश्यू नेम्ड pseudostratified ciliated columnar epithelium, pseudostratified ciliated columnar epithelium, pseudostratified ciliated columnar epithelium, ट्रेकिया टू टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर आपका लार्जर ब्रोंक्यूल छोटा होता जाएगा, pseudostratified से आपका आ जाएगा ciliated stratified columnar, सिंपल columnar epithelium, फिर आपका क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल, और यहां जाकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड एल्वेलाई, यहां पर होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो टिश्यू भी बढ़ता जाता है, कॉलमनर से कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेमस के अंदर। तो याद रखना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेलाई, ये देख रहा है ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई, ये पूरा भाग जो है देश भाग, इसको अपन बोलते हैं क्या, ये पूरा भाग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लगाकर एल्वेलाई तक, इसको अपन कहते हैं क्या, रेस्पिरेटरी जोन। वहां एक्चुअल फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है, जबकि यहां से लगाकर यहां तक का पूरा भाग कहलाता है कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन वर्सेस रेस्पिरेटरी जोन, अंतिम भाग जहां पर फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है उसको रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, उसके पहले वाले भाग को हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। तो ये बच्चों, ये भी बात आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। शैली मूव, आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझिएगा। तो टिश्यू याद रखना, पूछा गया है एल्वेलाई में कौन सा टिश्यू होता है। एसएनओ एम्स भोपाल के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, एसएनओ एम्स भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएनओ भोपाल, भोपाल एम्स में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको आप गलत नहीं करना है। पूछा गया है, पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को हम गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बात करी देख रहे हो आप, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया में आपको ये दिख रहा है बाइफर्केशन, ये कैरिना हो गया, कैरिना के बाद ये लेफ्ट ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो आपका
लंबा सकरा, जबकि ये जो राइट मेन ब्रोंकस है वो आपका छोटा तथा चौड़ा, छोटा और चौड़ा होता है। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंका है, सेकेंडरी को अपन बोलते हैं लोबर। लोबर जो है देखिए राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंका है, लेफ्ट की तरफ 2 होगी, राइट की तरफ लोबर 3 होगी। ठीक है, तो ये देख लो लेफ्ट की तरफ 1 और 2, जबकि राइट की तरफ 1 2 3, देखो 3 डॉट है, 1 2 3। तो सेकेंडरी ब्रोंका है जिसको लोबर ब्रोंकाई कहते हैं, लोबर, और ये होंगी 3। उसके बाद टर्शरी जिसको कि सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं, सेगमेंटल यहां 2 ही लोब है तो ये लगभग 7 to 8 होंगी, जबकि ये जो है यहां पर जो टर्शरी है वो आपकी 9 to 10 होंगी। टर्शरी इस तरफ 10, फिर वो ब्रोंकियल में टूटती है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगली बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अगला सेशन, दैट इज योर एल्वुलाई। अब आते हैं हम एल्वुलाई पे, फुफ्फुस जिसको बोलते हैं, एल्वुलाई या जिसे फुफ्फुस। एल्वुलाई, अब एल्वुलाई की बात करें, फुफ्फुस की बात करें, तो एल्वुलाई एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक्चुअल में इसी एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, एयर एक्सचेंज। एयर एक्सचेंज जो है वो इसी एल्वुलाई में होता है। एयर एक्सचेंज कहां पर होता है, तो एल्वुलाई के अंदर एयर एक्सचेंज होता है। एल्वुलाई के अंदर एयर एक्सचेंज होता है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। तो एयर एक्सचेंज कंप्लीट्स इन वेयर, तो एयर एक्सचेंज जो है वो आपका एल्वुलाई के अंदर होता है। चलिए अब देखिएगा, एट बर्थ 24 मिलियन एल्वुलाई, कितनी होती हैं, 24 मिलियन एल्वुलाई जन्म के समय होती है, जो कि एक एडल्ट के अंदर आते होते। एडल्ट में ये 300 मिलियन एल्वुलाई होती है। एडल्ट कंसिस्ट 300 मिलियन एल्वुलाई, 300 मिलियन एल्वुलाई जो है वो एडल्ट के अंदर कंप्लीट होती है। तो एक एडल्ट में कितनी एल्वुलाई, तो 1 एडल्ट कंसिस्ट 300 मिलियन एल्वुलाई, while 24 million in at the time of birth। तो पूछा जाए वी आर मिलेनियर इन केस ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई के केस में हम मिलेनियर हैं। सरफेस एरिया अगर इन एल्वुलाई को बिछा दी जाए तो एक बास्केटबॉल के कोर्ट जितना ये एरिया कवर करते हैं। कितना, बास्केटबॉल के कोर्ट जितना 750 से 860 स्क्वायर फीट एरिया ये कवर कर लेती हैं। 750 से 860 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। प्लेग्राउंड ऑफ बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड के जितना एरिया कवर करती है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एल्वुलाई की, तो एल्वुलाई में अगर हम बात करें तो एल्वुलाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, 3 प्रकार की सेल्स होती है। एल्वुलाई कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल। एल्वुलाई में 3 प्रकार की सेल होती है, एक होती है न्यूमोसाइट फर्स्ट, दूसरी होती है न्यूमोसाइट सेकेंड, और तीसरी होती है डस्ट सेल। न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकेंड एंड डस्ट सेल, डस्ट सेल। न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकेंड एंड तीसरा है डस्ट सेल। न्यूमोसाइट फर्स्ट, इसका काम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझिएगा, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट, अगर न्यूमोसाइट फर्स्ट की बात करें तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये आपकी है न्यूमोसाइट फर्स्ट, ठीक है। और न्यूमोसाइट फर्स्ट जो है वो इस एल्वुलाई की स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं। और यहां पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, 95% यही सेल होती हैं, और दूसरा
ये नॉन रीजनरेटिव होती है, इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, नॉन रीजनरेटिव, इनके अंदर रीजनरेशन की पुनः उत्पत्ति की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होती है। अगली बात को समझिएगा, नेक्स्ट इज योर न्यूमोसाइट सेकेंड। अगली बात करें हम न्यूमोसाइट सेकेंड। न्यूमोसाइट सेकेंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, कई बार पूछी गई है, संख्या में कम होती है, फिर भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमोसाइट सेकेंड। जिपमेर में 3 बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूमोसाइट सेकेंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछी ही जाती हैं। न्यूमोसाइट सेकेंड, इसका काम है रिलीज सरफेक्टेंट। क्या रिलीज करती हैं? रिलीज सरफेक्टेंट। ये आपकी सरफेक्टेंट रिलीज करती है, सरफेक्टेंट, जो कि आपकी सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करती है। सरफेक्टेंट 24 वीक पे रिलीज करती है। लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन 28 वीक पे इनका रेशो 1:1 होता है और 34 वीक पर इसका रेशो 2:1 होता है। तो जो न्यूनेट्स हैं या बच्चों हैं उनके अंदर, जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर सरफेक्टेंट प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनकी एल्वुलाई जो है स्टिफ होती है और उनके अंदर ARDS होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन a premature baby is your ARDS, acute respiratory distress syndrome, because of these surfactant, इन सर्फेक्टेंट की वजह से। तो बच्चों ये बात भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, न्यूमोसाइट सेकेंड। तीसरी और अंतिम है दैट इज योर न्यूमोसाइट थर्ड, या जिसे आप कहते हो डस्ट सेल, जिसे डस्ट सेल भी कहते हैं, जिसे एल्वेलर मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, एल्वेलर मैक्रोफेजेस। तो इसे डस्ट सेल या एल्वेलर मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए, तो 3 प्रकार की सेल। अब ये न्यूमोसाइट फर्स्ट 5%, और दूसरी बात ये रीजनरेटिव होती है, ये आपकी रीजनरेटिव पुनरावृत्ति पुनः बन सकती है, पुनः बन सकती है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। इज दैट? तो ये सिंपल सी बात जो करी वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एल्वुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वुलाई में पहला सवाल जो बनता है टिश्यू से बनता है। टिश्यू कौन सा होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा जो सवाल बनता है वो न्यूमोसाइट सेकेंड से बनता है। तो एल्वुलाई से 2 सवाल जो है, 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्पज से। कॉम्पिटिटिव में यहां से अक्सर क्वेश्चन उठे हुए हैं, तो इनको आपको गलत नहीं करना है। चलिए अगली बात सुनिएगा। तो ये बात करी हमने एल्वुलाई की। एल्वुलाई में देखिएगा, काम एल्वुलाई का एयर एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, ये आपकी एल्वुलाई है। एल्वुलाई की अलग अलग लेयर है। ये जो आपको नजर आ रही है, दिस इज योर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में एक तो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन इंक्लूड है, एक पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपकी एल्वुलर मेम्ब्रेन, देन योर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में एक तो एल्वुलर मेम्ब्रेन है, एल्वुलर मेम्ब्रेन, प्लस इसके साथ साथ ये जो आपको नजर आ रही है कैपिलरीज, ये कैपिलरी भी इंक्लूड है। ये एंडोथीलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, एंडोथीलियम कौन सी? पल्मोनरी कैपिलरीज की जो एंडोथीलियम है ये इंक्लूड है। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो साइज होती है वो लगभग 5 म्यूएम होती है, 5 म्यूएम होती है, जिसके थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन आती है CO2 जाती है। तो ये वैसे आरबीसी कैसी होती है? वैसे आरबीसी आपकी बाइकॉनकेव होती है, बट यहाँ साइज कम होने की वजह से ये पिचक के चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा एयर एक्सचेंज हो सके। चलिए, ये जो बात करी मैंने दैट इज अबाउट व्हाट? एल्वुलाई। सर्फेक्टेंट के बारे में आपको बता चुका हूं। सर्फेक्टेंट लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन 2 हैं, लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन। इनका फॉर्मेशन स्टार्ट रिलीजिंग 24 वीक पे रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। 28 वीक पर इनका रेशियो 1:1 हो जाता है। 34 वीक पर
इनका रेशो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का जो रेशो है वो 2:1 होता है। और इस सर्फेक्टेंट का काम क्या है? रिड्यूस सरफेस टेंशन, रिड्यूस सरफेस टेंशन, रिड्यूस सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन जितना पानी का कम होगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे एक वाटर की लेयर भी होती है, इस एल्वेलाई के अंदर एक वाटर की लेयर होती है जो सरफेस टेंशन क्रिएट करती है। वाटर की लेयर है, पानी की जो लेयर है वो सरफेस टेंशन क्रिएट करती है, तो इसको कम करना जरूरी है, वरना ये एल्वेलाई को स्टिफ कर देगा, इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी को कम कर देगा। तो इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी इसकी बढ़ाने के लिए हम सर्फेक्टेंट जो लंग्स है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, और यही सर्फेक्टेंट आपके क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को कम करते हैं और मेंटेन इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई की इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी ये मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी, टू मेंटेन इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी, मेंटेन इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी। जो इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी है एल्वेलाई की, उसको मेंटेन करते हैं। तो बात ये आपको सिंपल सी याद रखनी है, इसको भी आपको गलत नहीं करना है बच्चों। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है रिगार्डिंग योर सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट के बारे में, और ये आपके पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट। और याद रखना न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज, प्रीमेच्योर बेबी में सर्फेक्टेंट कम होते हैं, प्रीमेच्योर बेबी सर्फेक्टेंट कम होते हैं, और सर्फेक्टेंट कम होने की वजह से उनके अंदर ARDS होता है। तो ARDS इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अ प्रीमेच्योर बेबी। प्रीमेच्योर बेबी के अंदर सबसे कॉमन कॉज, ये भी कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए ये बात करी एल्वेलाई की, अब बढ़ते हैं अपन लंग्स की तरफ। लंग्स जिसे हम फेफड़े भी कहते हैं, फेफड़े जो कि संख्या में 2 होते हैं, फेफड़े जो कि संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। बेसिक बातें जो हैं इनकी अपन डिटेल के अंदर वो कल करेंगे। तो लंग्स को जो है अपन कल डिस्कस करेंगे, लंग्स, और उसके बाद जो फिजियोलॉजी है दैट पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। तो आज जो हमने बात करी दैट इज अबाउट लैरिंग्स, देन योर लैरिंग्स के बाद हमने ट्रेकिया को डिस्कस किया, और पूरे ब्रोंकियल ट्री को, ब्रोंकियल ट्री के साथ साथ एल्वेलाई को डिस्कस कर लिया। तो कल हमारा एनाटॉमी वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, लंग्स को पढ़ के फिर हम फिजियोलॉजी की तरफ कल मूव कर जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से आराम से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम, ग्रेट डे अहेड।